हाय, हिंदी ऑडियोबुक.com में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखित बुक मेन्स सर्च फॉर मीनिंग को पढ़ने के 7 कारणों के बारे में। मेन्स सर्च फॉर मीनिंग ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोलॉजिस्ट और एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखित बेहद सरल लेकिन एक गहन बुक है। फ्रैंकल अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के रूप में लेगोथेरेपी के संस्थापक हैं। साल 1947 में अपने प्रकाशन से लेकर आज तक इसकी 10 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं, जो दुनिया की अलग अलग 24 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेटेड हैं। यह उन दुर्लभ और मोस्ट लाइफ चेंजिंग बुक्स में से एक बुक है जिसने मेरे दुनिया और मेरे जीवन को देखने के तरीके और मेरी मनस्थिति को कॉन्स्टेंटली चेंज किया है। वर्ष 1942 के सितंबर के एक दिन एक यंग साइकेट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने खुद को नाजी कंसंट्रेशन कैंप के ठीक बाहर लाइन में खड़ा पाया। उस समय तक नाजी शासन द्वारा लोगों पर किए गए क्रूर अत्याचारों को कोई नहीं जानता था। वहां पर खड़े कैदियों ने सोचा कि वे एक टेम्परेरी होल्डिंग कैंप में जा रहे हैं। उन्हें यह स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो गई कि वे किस हाल में हैं। यह जानकर वे अपने सोच से परे के इस माहौल में निराशा के दलदल में गहरे धंस गए। उनकी प्रीवियस लाइफ बिल्कुल ही इरेलेवेंट हो चुकी थी, बल्कि इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यह एकदम से खो चुकी थी। यंग साइकेट्रिस्ट इस होपलेस और मिजरी कंडीशन में अपने जीवन का मीनिंग खोजने में कामयाब रहे। इस कहानी में फ्रैंकल आपको होलोकॉस्ट के समय की यात्रा पर ले जाते हैं और समझाते हैं कि उस समय कैदी अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे थे, वे कैसे सोचते थे, और फ्रैंकल अपने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से अपने आप को उनसे कैसे जोड़ते हैं। फ्रैंकल को नाजी कंसंट्रेशन कैंप की मानव इतिहास की सबसे भयानक स्थिति भी लेगोथेरेपी नामक एक नई तरह की चिकित्सा पद्धति विकसित करने से रोक नहीं पाई। अगर किसी को लगता हो कि ईश्वर ने उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट भर दिए हैं, तो उसे फ्रैंकल की यह पुस्तक पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। मेन्स सर्च फॉर मीनिंग इस बात की खोज है कि कैसे कोई अपने जीवन की सबसे असामान्य परिस्थितियों में मीनिंग का एक्सप्लोरेशन कर सकता है। इसे नाजी जर्मनी कंसंट्रेशन कैंप जितनी भयानक असामान्य परिस्थितियों में और इस भयावह वातावरण में भी कैसे खोजा जा सकता है। फ्रैंकल ने इसमें एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर के रूप में सीखे गए अपने लेसन्स का डिटेल में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनके इन कटु अनुभवों ने उनकी मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग को शेप दी है। मीनिंग को जानने की इच्छा, लोगोथेरेपी थ्योरी और ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को फ्रैंकल द्वारा मास्टरफुली एक्सप्लेन किया गया है। फ्रैंकल ने अपने 3 साल के कारावास के दौरान यह खोज की कि आखिर कौन से ऐसे 3 तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से कोई भी ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ पा सकता है। उन 3 तरीकों में पहला है काम के द्वारा, दूसरा है प्यार के द्वारा और तीसरा है पीड़ा के द्वारा। उन्होंने अपने इस कंसेप्ट को ही द विल टू मीनिंग कहा है। मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में आमतौर पर यह एक सामान्य सोच रहती है कि इसमें लाइफ लॉन्ग करने वाला कार्य शामिल होता है, जो ज्यादातर नॉन चेंजेबल होता है। जैसे यदि कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है तो इसका मीनिंग यह लगाया जाता है कि वह डे टू डे अभ्यास से अपना मीनिंग खोज सकता है, और यही बाकी सभी के लिए भी माना जाता है, वह फिर चाहे लेखक हो, कलाकार हो, प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेसमैन हो। यह इन सब के लिए एक जैसा ही होता है। लेकिन फ्रैंकल के मीनिंग का अर्थ थोड़ा अलग है। उनके अनुसार मीनिंग सब्जेक्टिव नहीं, बल्कि यह हमेशा बदलता रहता है। एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हमें यह डिस्कवर करना होगा कि मेरे लिए हर पल, हर समय क्या मीनिंगफुल है। हमारे मीनिंग के प्रति हम हमेशा सचेत रहते हैं। हमारी फोकस्ड अटेंशन का लेवल हमें यह पहचानने पर फोकस करता है कि हमारे लिए क्या मीनिंगफुल है। इसे सुनने के बाद शायद आपके मन में अगला सवाल यह आ रहा होगा कि हम अपनी लाइफ का मीनिंग कैसे खोजें। अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल, यह केवल अपने पर्सपेक्टिव में बदलाव करना मात्र ही होता है। अपने मीनिंग पर विचार करते हुए फ्रैंकल कहते हैं कि हम लोग ज्यादातर अपने आप से ही मीनिंग पूछते रहते हैं, लेकिन इसे तब हल करना बेहद आसान हो जाता है जब हम इसे उलट देते हैं। फ्रैंकल मेन फॉर सर्च में आगे लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से प्रश्न करता है जिससे उसे सही उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे लक्ष्य और आकांक्षाएं समय के साथ बदलती रहती हैं, जो ठीक भी है।
यदि किसी का जीवन वास्तव में दुखदायी है तो उन्हें उन लक्ष्यों को अपनाना चाहिए जिनके लिए उनका कष्ट उठाना इस समय सही हो। फिर उन्हें पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और जीवन की इनहेरेंट डिफिकल्टी से जूझते हैं, जिससे हमें वह मीनिंग मिल जाता है जिसे हम खोजने निकले हैं। फ्रैंकल आगे लिखते हैं कि मनुष्य को वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता है वह एक योग्य लक्ष्य के लिए प्रयास और संघर्ष करना है, न कि एक तनाव रहित अवस्था पाना। उसे संघर्षमय और जुझारू जीवन जीना अच्छा लगता है, बजाय बिना किसी लक्ष्य के आरामदेह जीने के। इसे हम एक वाक्य में इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो इसके लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है। इस मूल्य को पे करने के लिए हमारे लिए क्या सार्थक है, इसे खोजना ही अपनी लाइफ का मीनिंग खोजना कहते हैं। शायद फ्रैंकल के काम का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह है जो वह कैंप्स में अपने समय को याद करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसा कोई कल्पना कर सकता है कि फ्रैंकल ने 3 वर्षों में एक कैदी के रूप में बहुत कठिनाई का सामना किया। फिर भी उस समय में फ्रैंकल इस स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करने में कामयाब रहे और अपने भीतर कुछ बड़ा खोजने के लिए उन्होंने जो भयावहता देखी उसका उपयोग किया। जब विक्टर फ्रैंकल ऑस्विट्स पहुंचे तो उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने जेल जाने के लिए अपने सामान को पैक करके अपने साथ में ले लिया था, जैसे वे कैद के बजाय कहीं छुट्टियां बिताने जा रहे हों। इस भ्रम में वे अकेले नहीं थे, बल्कि और भी बहुत सारे कैदियों ने ऐसा किया था। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि वहां पर वे अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। फ्रैंकल आगे लिखते हैं कि यह छुट्टियां मनाने वाला वहम तब तक हमारे दिमाग से नहीं निकला था जब तक हमें लाइन में लगने के लिए नहीं कहा गया था। इससे लोगों को उनकी भयावह स्थिति का एहसास होना शुरू हो चुका था। लाइन में लगने के बाद वहां के अधिकारियों ने चिल्लाना, गालियां देना शुरू कर दिया। वहां पर उन्होंने मेल्स और फीमेल्स के लिए 2 लाइन्स बनवाई। हर लाइन के सामने एक अधिकारी अग्रेसर के रूप में तैनात था, जो हर व्यक्ति को गौर से देखने के बाद कैदी की फिटनेस के हिसाब से बाईं व दाईं ओर भेज रहा था। बाईं ओर का मतलब था कि इनकी पर्सनल चीजों को जब्त कर लिया जाए और उनके बाल मुंडवाकर तुरंत काम पर भेजा जाए, और दाईं ओर भेजने का मतलब था कि यह किसी काम का नहीं है, यह अयोग्य है, उसे गैस चैम्बर में डालकर मौत के घाट उतार दिया जाए। फ्रैंकल लिखते हैं कि कोई भी इस हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन को इमेजिन कर सकता है। इस दौरान फ्रैंकल ने एक स्ट्रक्चर्ड बिहेव करने का ऑप्शन चुना, क्योंकि वे जानते थे कि इस समय प्रेजेंट मोमेंट की सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रिएक्ट करने का एकमात्र पावर ऑफ कंट्रोल उनके पास है। फ्रैंकल इसे बेहद शानदार ढंग से समराइज करके लिखते हैं कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं छीनी जा सकती, और वह है किसी भी कंडीशन में अपना दृष्टिकोण चुनने का विकल्प, जो वास्तव में मानव स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। प्रेजेंट मोमेंट के बारे में द पावर ऑफ नाउ बुक में एक आर टोल ने बहुत डिटेल से बताया है। जब लाइन में आगे बढ़ते हुए फ्रैंकल की बारी आई तो उसने स्ट्रांग दिखने का नाटक किया और यह काम कर गया। उसे काम पर भेज दिया गया। उसने इस तरह से दिखना बिना यह जाने किया कि उसे दाएं भेजा जाए या बाएं। फ्रैंकल ने अब अपनी परिस्थितियों के प्रति उदासीन रहना सीख लिया। उन्होंने अपना स्वयं का रवैया चुना और अपने तरीके से आगे बढ़ गए। उन्होंने जल्दी ही यह जान लिया कि शरीर को पीटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा अजय होती है। यही एकमात्र कारण था कि फ्रैंकल और उनके कुछ अन्य कैदी साथी जीवित रहने में कामयाब हो पाए। फ्रैंकल की इस असंभव सी दिखने वाली स्थिति को देखकर एज ए मैन थिंकेथ के लेखक जेम्स एलन के ये शब्द दिमाग में आते हैं कि सर्कमस्टांसेस डज नॉट मेक द मैन, इट रिवील हिम टू हिमसेल्फ। यानी परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, बल्कि वे तो स्वयं को जानने की प्रेरणा देती है। फ्रैंकल आगे अपनी आजादी के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी जेल की छोटी सी कोठरी से ईश्वर को दिल से पुकारा और उन्होंने मुझे अंतरिक्ष तक की स्वतंत्रता प्रदान करके उत्तर दिया। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बुक का अंतिम दृश्य न केवल हृदयस्पर्शी है, बल्कि यह एक पावरफुल पॉइंट को भी दर्शाता है कि हर किसी के जीवन में दुख आता ही है। यह किसी के करियर में,
किसी के पारिवारिक जीवन में, दूसरों के साथ बातचीत में, किसी भी चीज में दुख हो सकता है। हर किसी के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान अपनी चाही गई स्थिति को अपने सामने महसूस करता है। जैसे फ्रैंकल ने खुद को अपने आप को उस समय घुटनों पर बैठा हुआ पाया जब वह अपने दुखों से मुक्त हो गया था और फिर बैठे हुए उस कैंप को घूर रहा था जिसने कभी उसकी जान लेने की धमकी दी थी। फ्रैंकल के जीवन का यह वह क्षण था जहां उसने शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित होना बंद कर दिया। वह उस सबसे बुरी चीज से बच गया था जिसे जीवन उस पर लाद सकता था, और इससे बचते हुए उसने खुद को मुक्त कर लिया। मेन्स सर्च फॉर मीनिंग यह सिखाती है कि कैसे हम सबसे निर्जन स्थानों में भी कोई मीनिंग ढूंढ सकते हैं। फ्रैंकल हमारे चुनाव के बारे में खूबसूरती से कहते हैं कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह मौजूद होती है। उसके बीच प्रतिक्रिया चुनने की हमारी शक्ति काम करती है। हमारी प्रतिक्रिया के इसी चुनाव में हमारी ग्रोथ और हमारी फ्रीडम निहित होती है। आज हम जो कुछ भी है हम अपनी पसंद की वजह से हैं, और आज जिस मात्रा में हम पीड़ित हैं वह पूरी तरह से हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम पीड़ित होना चुनते हैं या हम दुख की स्थिति के बावजूद आगे बढ़ने का विकल्प चुनते हैं। फ्रैंकल के अनुसार यह चुनाव हमारे ऊपर निर्भर करता है। इंडियन फिलॉसफी की नॉलेज रखने वाले रीडर्स इस बुक में दिए गए विचारों को भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा वर्ष 1978 में लिखी गई भगवत गीता से आसानी से जोड़ सकते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति को समझाते हुए कहते हैं कि वह अपनी भयानक स्थिति में कैसे मीनिंग पा सकते हैं, कैसे अपनी पीड़ा को अलग तरह से देख सकते हैं, और कैसे कोई व्यक्ति पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के उद्देश्य को महसूस करके निराशा और पीड़ा से खुद को ऊपर उठा सकता है। अगर आप साल के बचे हुए दिनों में यदि केवल एक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो वह यही होनी चाहिए। ओके, तो यह टाइम है इस शो की पहली एडवर्टाइजमेंट का। आज के इस शो के स्पॉन्सर हैं वाई रीड बुक्स पॉडकास्ट, पावर्ड बाय HindiAudiobook.com। आप जो एपिसोड सुन रहे हैं इसे आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं, और हाँ, वहां पर हमें फॉलो और रेट करना न भूलें। तो एडवर्टाइजमेंट समाप्त हुई। अभी कुछ हफ्ते पहले यूट्यूब पर मुझे एक मित्र का कमेंट मिला जिसमें इस बुक के बारे में लिखा हुआ था। तब मैंने इस बुक को ऑर्डर किया और इसे पढ़ने के लिए मंगवा लिया। मैं इसके लिए उन मित्रों का हमेशा आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझे यह बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड की थी। मैं इसका ज़्यादा इंतजार नहीं कर सका और इसे 3 दिनों में ही पूरा पढ़ लिया। मैं इसे पढ़ने के लिए देर रात तक जागा और सुबह जल्दी उठा ताकि मैं इस बुक को पढ़ सकूं। इसे पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को अपने विचारों के पैटर्न और लाइफ के डे टू डे अप एंड डाउन्स के प्रति अपने रिस्पॉन्स के बारे में हर चीज पर क्वेश्चनिंग करते हुए पाया है। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि काश मैंने इसे बहुत पहले पढ़ा होता। तब जब मैंने इसे सबसे पहले देखा था तो मेरा जीवन शायद कुछ और ही होता। खैर, अब जब मैंने इसे पूरा पढ़ लिया था तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपसे बात करूं कि मैंने इससे क्या सीखा है, जिसे आप भी जान सकें कि आखिर इस बुक को आपको भी क्यों पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं वे 7 कारण जिन्हें जानकर आप भी इसे पढ़ने का निर्णय ले सकते हैं। मेरे द्वारा सीखे गए 7 लेसन्स में से पहला है कि जिस किसी के पास अगर जीने का कारण है तो वह कुछ भी सहन कर सकता है। यदि आपको फ्रैंकल के मनोचिकित्सा के अपने ब्रांड लेगो थेरेपी को एक वाक्य में कहना हो तो इसे इस तरह से कह सकते हैं, यह इस बुक की कंप्लीट समरी है। वैसे इस बुक में फ्रैंकल कहते हैं कि कैदियों के संबंध में सभी साइकोथेरेपेटिक्स और साइको हाइजेनिक एफर्ट्स के लिए गाइडेंस एक मोटो हो सकता है, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिला तो उन्होंने वहां के कैदियों को अपने जीवन के लिए एक वाई, एक एम खोजने में मदद की ताकि वे अपने एग्जिस्टेंस के टेरिबल रूप को सहन करने के लिए उन्हें मजबूत कर सकें। वे आगे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उस जीवन पर धिक्कार है जिसे जीवन में अपना एम बनाने की समझदारी नहीं दिखी, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, और इसलिए उसने आगे बढ़ने का कोई मतलब भी नहीं जाना। जिसने भी जीने का उद्देश्य नहीं बनाया वह जल्द ही मर गया था। जो मर गए थे उन्होंने हमेशा अपना कोई एम बनाने की सलाह के सभी उत्साहजनक तर्कों को यह कहते हुए खारिज किया था कि मुझे अब जीवन से कोई उम्मीद नहीं है। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? अगर है तो
इसे सबसे पहले अपने जीवन का वाई खोजने में सहायक बनाइए। फ्रैंकल पूरी बुक में खुद के वाई और वर्तमान स्थिति को सहने में हमेशा उसकी मदद करने वाली शक्ति के बारे में गहराई से बात करते हैं और साथ में उन कैदियों के बारे में भी बात करते हैं जिन्होंने अपना वाई पूरी तरह से खो दिया था और जल्दी ही मर गए थे। फ्रैंकल और उनके कैदी साथियों को उन घोर अत्याचारों को सहन करना पड़ा जिनकी हम कल्पना मात्र से भी कांप जाते हैं। उन्हें पूरे दिन में रोटी के एक छोटे टुकड़े और कुछ पतले सूप पर ही जीवित रहना पड़ता था। उन्हें रोजाना 20 घंटे तक रेल मार्ग खोदना और रेलवे लाइन बिछाना इत्यादि जैसा कड़ी मेहनत का काम करना पड़ता था। अगर कोई कमजोरी दिखाता तो उसे पीटा जाता था। अगर थकान से काम करना बंद कर दिया तो पीटा जाता था। किसी न किसी कारण से कैदियों को मारा पीटा जाता था। कोई भी इससे बच नहीं सकता था। फ्रैंकल की बुक से जीवन के 3 वाई लिए जा सकते हैं जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें पहला है लव, दूसरा है वर्क और तीसरा है डिग्निटी इन सफरिंग, यानी दुख में भी अपनी गरिमा बनाए रखना। फ्रैंकल आगे कहते हैं कि उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में बहुत से कैदियों को ये शब्द कहते हुए सुना था कि मुझे अब जीवन से कोई उम्मीद नहीं है। कई बार हम भी जीवन की छोटी मोटी परेशानियों से तंग आकर शायद इन जैसे शब्दों को कह देते होंगे। अगर हम फ्रैंकल और उसके साथी कैदियों को जो झेलना पड़ा उसकी तुलना अपनी परेशानियों से करें तो शायद हम उनसे ज्यादा पॉजिटिव कंडीशन में होंगे। लेकिन फिर भी हम में अभी भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत है। यह तो हद है। फ्रैंकल दावा करते हैं कि अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ से कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी आप मीनिंग खोज सकते हैं। वे कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप्स की उस दुख की घड़ी में हमें वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरत अपने जीवन के प्रति हमारे एटीट्यूड में एक फंडामेंटल चेंज की थी। मुझे अपने आप को और उन जीवन से निराश लोगों को सिखाना था कि वास्तव में यह मायने नहीं रखता कि हम अपने जीवन से क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि मायने तो यह रखता है कि जीवन हमसे क्या उम्मीद करता है। हमें अपने जीवन के मीनिंग के बारे में पूछना बंद कर देना चाहिए और रोजाना ही नहीं बल्कि हर घंटे खुद को उन लोगों के रूप में सोचना चाहिए जिनसे जीवन मीनिंग जानने की कोशिश कर रहा है। इसमें हमारा उत्तर बातचीत और ध्यान में नहीं बल्कि सही कर्म और सही आचरण में होना चाहिए। जीवन का असली अर्थ तो अपनी समस्याओं का सही व उचित उत्तर खोजने और हर व्यक्ति के लिए लगातार निर्धारित कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेना है। अपने आप से हर घंटे पूछें कि क्या आप अभी भी उस पर खरे हैं जो जीवन आपसे उम्मीद करता है। हो सकता है कि अभी ऐसा न हो रहा हो जैसा आप जीवन में होना चाहते हैं। आखिर आप ऐसा क्या करना चाह रहे हैं जो आप अभी भी नहीं जान सके हैं। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप इन 2 सवालों के जवाब खोज लीजिए और आप इसे समझ जाएंगे कि आखिर आप क्या चाहते हैं। इसमें पहला सवाल है कि आप जीवन भर लगातार क्या कर सकते हैं और दूसरा सवाल है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। फ्रैंकल इस बुक में आगे बताते हैं कि हर किसी का वाई एक दूसरे से अलग होता है। इस संसार में किसी एक मनुष्य की डेस्टिनी को दूसरे की डेस्टिनी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वे कौन से कारण रहे जिनकी वजह से फ्रैंकल उन हॉरर कंसंट्रेशन कैंप्स में बचे रहे बल्कि दूसरे उसे सह नहीं पाए थे। वह कौन सी वजह थी जिससे फ्रैंकल डटे रहे। फ्रैंकल ने वहां एक काम किया। वह था उस मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा से लिखना शुरू करना जो उनके पास से जब्त कर ली गई थी। जब वे ऑश्विट्ज़ में गए थे तब उनकी वह मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश होने के लिए तैयार थी, लेकिन उनसे इस दौरान इसे छीनकर नष्ट कर दिया गया था। इससे निराश होने की बजाय फ्रैंकल ने उस मैन्युस्क्रिप्ट को नए सिरे से फिर से लिखना शुरू किया था। उन्होंने इसके कुछ भाग रद्दी कागजों पर भी लिखे थे। यह बात उन्होंने अमेरिका में स्टूडेंट से भरे हुए एक लेक्चर हॉल में उस समय की स्थिति और लागोथेरेपी के अपने सिद्धांत पर लेक्चर के दौरान बताई थी। और उन्होंने कहा था कि जब मैं बवेरिया के एक कैंप में टाइफस पीड़ित था तो मैंने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर इसे लिखना शुरू किया था। इनमें से कई नोट मुझे मैन्युस्क्रिप्ट को रीराइट करने में और यह सोचने पर मजबूर करने के कारण बने थे कि क्या मुझे मेरी आज़ादी के दिन तक जीना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि मुझे यकीन है कि बवेरियन कंसंट्रेशन कैंप के अंधेरे बैरक में मेरी खोई हुई मैन्युस्क्रिप्ट को रीराइटिंग के विचार ने
मेरी कार्डियस कोलैप्स के खतरे पर काबू पाने में मदद की। इस बुक को पढ़ने का दूसरा कारण यह है कि यह हमें इस बारे में बेहतर तरीके से सिखाती है कि मनुष्य का मोक्ष केवल प्रेम के द्वारा ही संभव है। फ्रैंकल ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को रीराइट करने के बारे में लगातार सोचने के अलावा अपनी पत्नी के बारे में लगातार सोचकर कैंप्स के दुखों को सहन किया था। उनकी पत्नी को एक फीमेल कैंप में बहुत पहले ही उनसे अलग करके भेज दिया गया था। फ्रैंकल थके हुए, उनिंदे, अधिक काम करने व कम खाने के साथ दिन के सबसे कठिन हिस्सों में भी वे अपनी पत्नी के प्यार को अपने से कभी भी अलग नहीं कर पाते थे। वे कहते हैं कि मेरा मन अपनी पत्नी की पिक्चर के साथ चिपक गया था। फ्रैंकल ने अपनी पत्नी को इन यादों में जवाब देते हुए सुना। उसकी मुस्कान, उसका स्पष्ट और उत्साहजनक रूप देखा। यह सच हो या न हो, लेकिन उसका रूप उस समय सूर्य से भी ज्यादा चमकीला, उदय होता हुआ लगने लगा था। इस दौरान फ्रैंकल ने सीखा कि प्यार वास्तव में सभी को जीत लेता है। सैडिस्टिक गार्ड उसे पसंद करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दुख में उसका साथ देने के लिए उनके मन में उनके प्यारी पत्नी की तस्वीर थी। प्रेम उसके इस दर्द की दवा थी। फ्रैंकल आगे कहते हैं कि मुझे उस सबसे बड़े रहस्य का इस दौरान अर्थ समझ में आया जो मानव के विचार को विश्वास प्रदान करना है। मैं समझ गया कि जिस व्यक्ति के पास इस संसार में कुछ नहीं बचा है, वह भी आनंद को कैसे जान सकता है, चाहे यह अपने लविंग के लिए केवल एक पल के लिए ही सही, परंतु यह सारे दुखों के भूलने का कारण बन सकता है। पूरी तरह से उजाड़ स्थिति में भी जब इंसान खुद को पॉजिटिव एक्शन में प्रेजेंट नहीं कर सकता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने मन में एक तस्वीर के प्रेमपूर्ण चिंतन के माध्यम से यह कर सकता है। फ्रैंकल ने यह न जानते हुए कि वह किस हाल में होगी, वह जीवित भी है या नहीं, फिर भी अपनी पत्नी के साथ न होते हुए भी इस आनंद को संभाला। इस बारे में वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी जीवित भी है या नहीं, और मेरे पास उसका पता लगाने का कोई साधन भी नहीं था। लेकिन उस समय मुझे यह जानने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे प्यार की ताकत को, मेरे मस्तिष्क के विचारों को और मेरे प्रिय की तस्वीर को उस समय कोई छू भी नहीं सकता था। अगर उस समय मुझे पता लगता कि मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है, तो भी मुझे लगता कि मैं अब भी उससे विचलित न होकर उसकी याद में अपने आप को समर्पित किए रहता और उसके साथ अपनी मानसिक बातचीत उतनी ही जीवंत और उतने ही संतोषजनक जारी रखता। आइए आगे बढ़ते हैं और इसे पढ़ने का तीसरा कारण जानते हैं, जिसमें यह सिखाती है कि आप कोई भी हैबिट छोड़ सकते हैं या लगा सकते हैं। फ्रैंकल कंसंट्रेशन की अपनी भयानक यात्रा की बात करते हुए बताते हैं कि कैसे उसका और उसके साथियों का मुंडन करके उनके सारे कपड़े उतार दिए गए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल प्रॉपर्टी को जब्त करके जला दिया गया, जिसमें उनकी लेगोथेरेपी की मैन्युस्क्रिप्ट के कागज भी शामिल थे। कैदियों से उनके नाम के साथ साथ उनका सब कुछ छीन लिया गया था। हर एक को एक नंबर दे दिया गया था, जिसे उनकी चमड़ी पर एक टैटू की तरह गुदवा दिया गया था। जो कैद किए गए थे, उनमें से 90% यहूदियों को तो इन कैंप्स में प्रवेश ही नहीं दिया गया था, क्योंकि जो इनमें से कमजोर दिख रहे थे, उन्हें कैंप्स की बजाय सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया गया था। उनके परिवार बिछुड़ गए थे। फ्रैंकल भी अपनी पत्नी से अलग हो गए और वे युद्ध के बाद तक यह नहीं जान पाए थे कि उसका क्या हुआ। फिर एक बार जब आपके शरीर ने कैंप्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पुनिशमेंट को सहना सीख लिया, तो उस दर्द पर जिज्ञासा हावी हो गई। फ्रैंकल आगे बताते हैं कि जब हमारे बीच के डॉक्टर्स ने इस सहन शक्ति को जान लिया, तो वे कहने लगे कि सिलेबस की बुक्स में यह गलत लिखा गया है कि मनुष्य बिना सोए निर्धारित घंटों से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। यह तो वाकई बहुत गलत साबित हुआ। अब मुझे विश्वास होने लगा था कि वाकई कुछ चीजें हैं जो मैं यह समझता था कि मैं नहीं कर सकता। जैसे मैं सोचता था कि मैं इस तरह के बिस्तर के बिना सो नहीं सकता था, मैं उसके साथ नहीं रह सकता था। ऑस्विट्ज़ में हम पहली रात जिन बिस्तरों पर सोए थे, वो लेयर्स में बनाए गए थे। हर लेयर पर लगभग 9 आदमी सीधे एक तख्त पर सोए थे, जिनके पास शेयर करने के लिए मात्र 2 कंबल ही थे। उससे पहले हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान वास्तव में इस तरह का कठोर नरक भी सह सकता है। ऑस्विट्ज़ अपने आप में इतना भयानक था
कि इसके बारे में थियोडोर एडोर्नो ने कहा कि ऑस्विट्स के बाद कविता लिखना बहुत बर्बर होगा। इतना भयानक होते हुए भी उन्होंने इसे सहन किया और इस स्थिति को कई लोगों ने सहन किया। इसने इसे सहन करने वाले व्यक्ति को अपने मन और शरीर की क्षमताओं में अत्यधिक विश्वास भी पैदा कर दिया था। फ्रैंकल बताते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम अपने दांत साफ करने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी विटामिन की बेहद कमी के बावजूद हमारे मसूड़े पहले से ज्यादा स्वस्थ थे। हमें लगभग 6 महीनों तक एक ही कमीज पहननी पड़ती थी, जब तक कि वह फटकर उसके धागे नहीं निकल जाते थे। कई कई दिनों तक हम ठंड से पाइपों में पानी जमने के कारण अपने गंदे हाथ थोड़े से भी धोने में असमर्थ थे। फ्रैंकल की इस पुस्तक को पढ़ने का चौथा कारण यह समझना है कि आप अपने नैसर्गिक गुणों को और आदतों को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। कई साइकोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार व्यक्ति एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट है और किसी भी मनुष्य को एनवायरमेंटल इफेक्ट के अनुसार बुराई करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन फ्रैंकल इससे सहमत नहीं है। फ्रैंकल का अपना यह तर्क है कि हम अपने एनवायरनमेंट में बाउंड नहीं है। हाँ, पर्यावरण हमारे एक्शन का एक हार्श डिटर्मिनेशन यानी कठोर निर्धारक हो सकता है, लेकिन यह हमारा भाग्य नहीं है। हम सभी के पास एक विकल्प अवश्य होता है। वे आगे लिखते हैं कि कैंप्स लाइफ के एक्सपीरियंस बताते हैं कि मनुष्य के पास एक्शन का ऑप्शन होता है। वे वीर स्वभाव से उदासीनता को दूर कर सकते हैं, चिड़चिड़ेपन को दबा सकते हैं। मेंटल और फिजिकल टेंशन की टेरिबल कंडीशन में भी मनुष्य स्पिरिचुअल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड के एक अवशेष को प्रिजर्व कर सकता है। फ्रैंकल ने कैंप्स में ह्यूमैनिटी के सबसे लोवेस्ट पार्ट को देखा। कैंप्स में कैदी साथियों पर निगाह रखने के लिए उनके ही कैदी साथियों को प्रमोट किया जाता था और फिर वे अपने ही उन बेजान कुपोषित कैदी साथियों को पीटते थे। उन्होंने उनको अपने साथियों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते देखा था, परंतु इसी के साथ उन्होंने लोगों को साधु संतों की तरह ऊपर उठते हुए भी देखा था। जिसे याद करते हुए फ्रैंकल लिखते हैं कि हम जो उन कैंप्स में रहते थे, जो दूसरों के पास से गुजरते हुए दिलासा देते थे, उन्हें अपनी आखिरी रोटी देते थे। भले ही वे संख्या में कम थे, लेकिन वे मानव स्वतंत्रता के पर्याप्त सबूत थे। वे मानते थे कि मानव स्वतंत्रता किसी भी परिस्थिति में किसी के दृष्टिकोण को चुनने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए सबके पास पर्याप्त मात्रा में हर समय उपलब्ध रहती है। किसी खास स्थिति में आपको यह अनुभव हुआ होगा कि अब ऐसी सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट बन गया है कि आपके लिए कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन आपके पास एक विकल्प हमेशा मौजूद रहता है कि आप जबरदस्ती थोपे गए इस एनवायरनमेंट में और ऐसी सर्कमस्टांसेस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ओके, तो यह टाइम है इस शो की दूसरी एडवर्टाइजमेंट का। आज के इस शो के स्पॉन्सर हैं वाई रीड बुक्स पॉडकास्ट, पावर्ड बाय hindiaudiobook.com। आप जो एपिसोड सुन रहे हैं इसे आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं, और हाँ, वहां पर हमें फॉलो और रेट करना न भूलें। तो एडवर्टाइजमेंट समाप्त हुई। इस पुस्तक को पढ़ने का 5वां और बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है कि यह पुस्तक हमें सिखाती है कि दुख में भी मीनिंग होता है। हम में से ज्यादातर लोग किसी बुद्धू की तरह अपने दुख को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में अपना जीवन बिता देते हैं और सोचते हैं कि जब दुख दूर हो जाएगा तब हम खुशी मनाएंगे। लेकिन फ्रैंकल मानते हैं कि खुशी से भी बड़ा महान अर्थ दुख में छिपा होता है। दुख अपने आप ही किसी के जीवन को अर्थहीन नहीं बनाता है, बल्कि वास्तव में यह बड़े अर्थ प्रदान करता है। जीवन में केवल क्रिएटिवनेस और एंजॉयमेंट ही सार्थक नहीं है। अगर जीवन का अर्थ है तो दुख का भी अर्थ होना चाहिए। भाग्य और मृत्यु के बीच में भी दुख जीवन का भी एक इनरेडिकल पार्ट यानी अविनाशी हिस्सा है। बिना कष्ट और मृत्यु के मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। दुख जब जीवन से जुड़ा हुआ ही है तो यह व्यर्थ कैसे हो सकता है। फ्रैंकल का दावा है कि हम सभी उसे चुनने में सक्षम हैं, जिसे हम सार्थक के नाम से परिचित करवाना चाहते हैं। यदि हम दुख को इसी तरह से संभालें जिस तरह से एक आदमी अपने भाग्य और सभी कष्टों को स्वीकार करता है, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने अपने आप को दीवारों में चुनवाना स्वीकार कर लिया था, राम वनवास स्वीकार कर लेते हैं, या फिर सिद्धार्थ अपना राजपाट छोड़कर बुद्ध बन जाते हैं। वे इसे अपने जीवन को एक गहरा अर्थ देने के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उसे पर्याप्त अवसर देते हैं। उन्होंने इसे बहादुरी, गरिमापूर्ण
और निस्वार्थ रहकर स्वीकार किया था, या फिर वे आत्म संरक्षण के लिए अपनी ह्यूमन डिग्निटी को भूल सकते थे और तब वे मात्र एक सामान्य इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते थे। यहां पर एक व्यक्ति के तौर पर उनके पास नैतिक मूल्यों को स्वीकारने या उन्हें छोड़कर एक सामान्य जीवन जी सकने का अवसर था। उन्होंने नैतिक मूल्यों को स्वीकार किया और एक कठिन परिस्थिति को बर्दाश्त करने के अवसर को चुना। यही चुनाव यह तय करता है कि वे अपने कष्टों को सहने के योग्य हैं या नहीं। इसी तरह जब आपके जीवन में दुख आ जाता है तब आप क्या करते हैं? क्या आप उसे स्वीकार करते हैं? तब आप क्या चुनते हैं? क्या आप तब भी बहादुर, प्रतिष्ठित और निस्वार्थ बने रहते हैं, या फिर क्या आप एक सामान्य इंसान से अधिक कुछ नहीं बन पाते हैं? कंसंट्रेशन कैंप्स में मोस्टली पुरुषों का मानना था कि जीवन की रियल अपॉर्चुनिटी अब आने वाली नहीं है। फिर भी रियल में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी और एक चैलेंज था। उनमें से सभी के पास समान अवसर थे कि वे अपनी लाइफ को इनर विक्ट्री में बदल सकते थे, या फिर ज्यादातर कैदियों की तरह कोई इस चैलेंज को अनदेखा कर सकता था। वास्तव में यह कितनी अद्भुत फ्रीडम है कि आप अपने स्वयं के मीनिंग और उस मीनिंग का चुनाव कर सकते हैं जो आपको जीवन से भर देने में सक्षम है। इस बुक को पढ़ने का छठा कारण यह है कि यह हमें सिखाती है कि कैसे अगर किसी के जीवन में आशा, मीनिंग और भविष्य का एम नहीं है तो वह जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने यह मान लिया है कि जीवन में उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनका भविष्य नहीं है और न ही भविष्य की कोई आशा है। वे हमेशा आत्मदया में डूबे हुए लगातार बीमार से इधर उधर फिरकर अपना जीवन काट रहे होते हैं और लगातार शिकायत करते रहते हैं। वे अपने मरने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वे असल में जी नहीं रहे होते हैं, बल्कि वे तो अपना जीवन काट रहे होते हैं। पुस्तक में फ्रैंकल बताते हैं कि वे भी कैंप्स में अक्सर इसी तरह का नजारा देखते थे। वे कहते हैं कि वहां के जिस कैदी ने अपने भविष्य से विश्वास खो दिया था, उस समय सचमुच ही उसका भविष्य बर्बाद हो जाता था। उन्होंने अपने भविष्य में विश्वास खोने के साथ साथ अपनी आध्यात्मिकता को भी खो दिया था और खुद को मेंटल और फिजिकल बीमारी की जकड़ में बंधने दिया। फ्रैंकल बताते हैं कि कैंप्स में वे एक कैदी से उसके सपने के बारे में बात करते हैं। उसका सपना था कि वह 30 मार्च को युद्ध खत्म होने पर आजाद हो जाएगा। फ्रैंकल ने मार्च की शुरुआत में उससे उसके सपने के बारे में पूछा था और उसे यह पूरी उम्मीद थी कि उसका सपना ईश्वर के द्वारा बताया गया एक पूर्वाभास था जो सच साबित होगा। लेकिन जब उस कैदी को 29 मार्च को यह पता लगा कि युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नहीं है, तो कैदी बीमार हो गया। फ्रैंकल आगे लिखते हैं कि 31 मार्च को उस कैदी की भविष्यवाणी सच साबित हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके लिए अब युद्ध समाप्त हो गया था। हालांकि दैहिक तौर पर उस कैदी की मृत्यु टाइफस से हुई थी, लेकिन असल में वह टाइफस से नहीं, बल्कि वह अपनी आशा, उम्मीद या एम खोने से मरा था। जो लोग इस रहस्य को जानते हैं कि व्यक्ति के मन की स्थिति, यानी उसके साहस और आशा, या उनकी कमी और उनकी बॉडी की इम्यूनिटी के बीच कितनी बॉन्डिंग होती है, वे जानते हैं कि आशा और विश्वास की अचानक कमी का उनके ऊपर घातक प्रभाव पड़ सकता है। यह केवल संयोग ही नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिस इंसान की अपने धर्म के प्रति गहरी आस्था और उसमें दृढ़ विश्वास होता है, उसकी अन्य रोगियों के मुकाबले जीवित रहने की संभावना ज्यादा होती है। यह उसकी आशा, उसका मीनिंग और भविष्य के प्रति सकारात्मक रवैया ही है जो उन्हें अपनी बीमारी से बचाने का विश्वास देता है। इसे पढ़ने का 7वां कारण है कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लोगोथेरेपी हो सकती है। फ्रैंकल ने अपने इस सिद्धांत के बारे में अपनी कई पुस्तकों में लिखा है। इस पुस्तक का एक पहलू जो सबसे आकर्षक है वह है पैराडॉक्सियल इंटेंशन, यानी विरोधाभासी इरादे का विचार। फ्रैंकल इस पुस्तक में अपने इस सिद्धांत का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। लोगोथेरेपी पैराडॉक्सियल इंटेंशन यानी विरोधाभासी इरादे की तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक दोहरे तथ्य पर आधारित है, यानी जो डरता है डर उसे डराता है, और आप जो चाहते हैं उसकी हाइपर इंटेंशन इसे हासिल करना इम्पॉसिबल बना सकती है। इस अप्रोच में फोबिया रोगी को एक लक्ष्य निर्धारित करने को कहा जाता है जिसके प्रति उसके मन में एक डर बैठा हुआ है। भले ही यह केवल एक पल के लिए ही सही,
लेकिन इस ओर बढ़ना शुरू किया जा सकता है। बुक में फ्रैंकल एक ऐसे मरीज के बारे में बताते हैं कि जिसे सार्वजनिक रूप से मंच पर बोलते समय हमेशा ही बहुत पसीना आया करता था। उसके समाधान के लिए फ्रैंकल ने उसे सीधे दर्शकों को यह कहने की सलाह दी कि वह उन्हें मंच से ही यह कहे कि आज वह देखना चाहता है कि वह आपके लिए मंच पर कितना पसीना बहा सकता है। उसने वास्तव में श्रोताओं से यह कहा कि वह आपके लिए पसीना बहाने का दृढ़ इरादा रखता है और आज वह यह देखना चाहता है कि क्या वह पिछली बार से और ज्यादा पसीना बहा सकता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग के समय पसीना आना यानी मंच पर से बोलने का उसका फोबिया गायब हो गया। आप चाहे कोई भी काम करते हो, अगर आपको भी किसी काम या चीज को लेकर इसी तरह का फोबिया है तो आप भी इस तकनीक को सीखकर अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक राइटर हैं और आप राइटर्स ब्लॉक यानी लिखना शुरू करने के डर से पीड़ित हैं, तो बस आपको अपने आप को यह बताना है कि आप आज देखेंगे कि आप कितना बुरे से बुरा लिख सकते हैं और अचानक आपको लिखने के डर से यह एक्सरसाइज मुक्त कर देगी। कहने को पुस्तक छोटी है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसके बारे में कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक फ्रेंडली रिकमेंडेशन कहें या सलाह कहें, यह अवश्य दी जा सकती है। मैंने इस बुक को पढ़ने के कारण आपको बताए हैं, जिन्हें जानकर समझकर अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इससे आप ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के कंटेंट को एंजॉय करते हैं तो इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर फॉलो करें और हाँ, इसे रेट और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। यहाँ आप दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट hindyaudiobook.com पर लॉगिन करके हमारे मंथली बुक क्लब न्यूज़लेटर का आनंद भी ले सकते हैं। आप आज ही इस न्यूज़लेटर से जुड़ें और पाएं मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक्स की लिस्ट व साथ ही साथ बेस्ट राइटर्स और पर्सनैलिटीज द्वारा लिखित व मेरे द्वारा पर्सनल क्यूरेटेड प्लेलिस्ट, जो आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिलेगी। धन्यवाद। hindyaudiobooks.com। आपका दिन शुभ हो।